रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आप खबर पर बना सके अपनी सटीक और निष्पक्ष राय। विरोध, विरोध और सिर्फ विरोध। देश में मानो आजकल हर चीज पर संग्राम है। मोहब्बत का पैगाम देने वाले ताजमहल में हुई एक घटना अब तकरार की एक नई वजह लेकर आ रही है। दरअसल 14 अलग अलग देशों की मॉडल्स ताजमहल घूमने गईं तो उन्होंने राम नाम लिखा दुपट्टा ले रखा था, जिसे उतरवा दिया गया और अब इसी मुद्दे पर ठन गया है नया बवाल। नाम राम का, निशानी मोहब्बत की, लेकिन बढ़ गया बवाल। सुपर मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हिंदुस्तान आई 34 देशों की मॉडल्स ताज का दीदार करने पहुंची। इनमें से कुछ के पास राम नाम लिखा स्कार्फ मौजूद था, लेकिन ताजमहल में एंट्री से पहले ही उसे उतरवा लिया गया। मामला मीडिया में आया तो बवाल बढ़ गया। कुछ संगठनों ने संग्राम छेड़ दिया। एएसआई के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई और इसे देश की संस्कृति का अपमान बताया गया। उसके बाद एक चीज हो रहा है, जो आप फोटो के अंदर आप साफ दिख रहा है, जो महिला थी वो पर्यटक थी, ठीक है, लेकिन उतारा गया पुरुषों के द्वारा उतारा गया। या तो सुरक्षाकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी उतार दी, उससे हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। विवाद गहराता नजर आ रहा है तो दूसरी ओर सीआईएसएफ ने अपना रुख साफ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईएसएफ ने कहा है, एएसआई ने एक आदेश के जरिए साफ तौर पर कहा है कि संरक्षित स्मारक के भीतर किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह पर प्रतिबंध है। हमारी मंशा किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं है। आपत्ति सिर्फ ये है कि शायद जो अखबारों में आज छपा है कि कुछ विदेशी मॉडल्स अपने कुछ पटके लेके लगा के आई थी और वो उतरवाए गए। आशंका इनको ये है कि एएसआई ने या सीआईएसएफ ने उतरवाया, लेकिन जो अखबारों में जो अभी तक खबरें चल रही पढ़ने को मिली उसमें गाइडों ने ही वो उतरवाए और सुरक्षा में ताज सुरक्षा ये जो सिक्योरिटी पुलिस है वो भी साथ में थे, उनके साथ में उनके निगरानी में ही ये उतरवा के रखे गए। बात भी हुई थी, उन्होंने स्वीकार किया था कि उतरवाए गए थे इस चीज को। उसमें अभी जो हमारे पास जो अखबारों से ही है, क्योंकि अभी आधिकारिक वर्जन उनका हमारे पास नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं और वो आने के बाद ही हम इसके ऊपर ये कह पाएंगे कि ये वास्तविक घटना क्या है। एएसआई मामले की जांच करवा रही है, लेकिन मुद्दा गर्मा चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की युवा विंग बीजेवाईएम, हिंदू जागरण मंच जैसे कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। शनिवार को भगवे कपड़े पहनकर ताजमहल में घुसने का ऐलान भी किया जा रहा है। जाहिर है आस्था के बहाने विवाद गरमाने की पूरी तैयारी है, पर सवाल ये है कि अगर कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है तो फिर बवाल क्यों? टीम न्यूज़ नेशन। वैसे ताजमहल पहली जगह नहीं जहां ड्रेस कोड को लेकर कुछ पाबंदियां हैं। देश में ना तो ऐसे मंदिरों की कमी है, ना मस्जिदों की, जहां पर एक खास किस्म का परिधान ही जो है, खास ड्रेस कोड जो है वही फॉलो होता है। पद्मनाभ मंदिर में महिलाओं के सलवार कमीज पर बैन है। महिलाओं के लिए साड़ी या धोती पहनना जरूरी है। लखनऊ में इमामबाड़ा में लड़कियों के मिनी स्कर्ट पर बैन है। साल 2015 में इमामबाड़ा और भूल भुलैया में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था। 2015 में भूल भुलैया और इमामबाड़ा के लिए ये ड्रेस कोड था। टूरिस्ट को बिना ढके सर ढके प्रवेश की इजाजत नहीं थी। नासिक की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करें तो महिलाओं को गीले कपड़े या सिल्क की साड़ी पहनना जरूरी है। वहां का हाल ही का ड्रेस कोड है। जामा मस्जिद की बात करें तो वहां पर सूर्योदय के बाद महिलाओं के लिए सर से लेकर पैर तक ढकना खुद को जरूरी है। बिना ऐसे लिबास के जामा मस्जिद में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे गाउन समिति से लेने पर कीमत भी चुकानी पड़ती है, यानी कि अगर आप ऐसे ही पहुंच गए हैं तो आपको एक खास गाउन लेना पड़ेगा पहला। सागर के जैन मंदिर की बात करें तो वहां पर भी आपके परिधान को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं। सकल जैन समाज ने ड्रेस कोड बनाया है। लड़कियों से जीन्स टॉप, टी शर्ट, स्कर्ट, लोअर नहीं पहनने की सलाह दी है। काले कपड़े पहनकर मंदिर न आने की अपील भी की है। सवाल यह है कि पुरुषों के लिए ड्रेस कोड कहीं मंदिर में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर गोवा की बात करें तो वहाँ पर माहौल के हिसाब से नहीं होने पर सैलानियों को शॉल दी जाती है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं उस हिसाब से नहीं है तो एक शॉल आपको दे दी जाती है।
पत्थरों ने कश्मीर की फिजा में आग लगा रखी, अमन चैन में जहर घोल रखा है, तो देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मेरठ में होर्डिंग लगाकर कश्मीरियों को भाग जाने की धमकी दी जा रही है, तो राजस्थान में कश्मीरी छात्रों से मारपीट की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि आखिर पत्थरबाजों के किए की सजा आम कश्मीरी क्यों भुगते, कश्मीर क्यों बदनाम हो, और क्या जो लोग आम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं उनका गुनाह वाकई में आप देशद्रोह से कम कर आंक सकते हैं क्या? पत्थरबाजी करने वाले अगर गद्दार हैं तो आम कश्मीरियों को गुनहगार बताने वाले ये लोग कौन हैं? हर शब्द में आग है, हर लफ्ज में धमकी। मेरठ की सड़कों पर आम कश्मीरियों को निशाना बनाते ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं मेरठ नवनिर्माण सेना की ओर से, और जरा ऐसा करने की दलील भी तो सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर देशभक्तों को रहना चाहिए। मेरठ में थोड़े से कश्मीरी रहते हैं, लेकिन अमित जानी उन्हें भी धमका रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि कश्मीर घाटी में सेना के जवानों पर जिस तरह पत्थर फेंके जाते हैं, ये पोस्टर उसका जवाब है। फिर भी नहीं जाएंगे और घटना होगी कश्मीर में तो फिर हमारा भी खून खोलेगा। हम बिना वजह फिर दूसरा तरीका तैयार करेंगे, वो तरीका जो शायद कानून सम्मत ना हो, लेकिन देश हित में हम उस काम को कर सकते हैं जो कश्मीरी सेना के साथ में कश्मीर में घाटी में करते हैं, श्रीनगर में करते हैं। वो काम जो राजौरी में, पुंछ में कश्मीरी करते हैं भारतीय सेना के साथ, वो काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरठ में पोस्टर पर संग्राम है तो राजस्थान में कश्मीरी छात्र अपनी हिफाजत की गुहार लगा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्र धरने पर बैठे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने उन्हें कश्मीरी होने की सजा दी है। वो बाजार गए तो उनकी पिटाई कर दी गई। हमें पूछा गया कि आप कहाँ से हो। जो ही हमने जम्मू कश्मीर का नाम ले लिया और हमें वहाँ पे हमने जो ही नाम ले लिया तो उसी टाइम वो मारना शुरू हो गए हम पे, और बहुत सारा मारा। और इसके बगैर भी हम 2 लड़के थे मेरे साथ, और उसको भी मारा बहुत, और अलग अलग जो लड़के थे उनको भी मारा, वहाँ बहुत मारा। कश्मीर के लोगों के साथ बढ़ती इस नफरत से गृह मंत्री भी आहत हैं। राज्य सरकारों से अपील की जा रही है कि कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पुख्ता की जाए। जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन कोई भी यदि कश्मीरी बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार की बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मैं सभी नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं, उन्हें भी वो अपना भाई माने। वो अपने देश के नागरिक हैं, अपने ही परिवार के सदस्य हैं। इस हकीकत को लोगों को समझना चाहिए। कोई पत्थरबाजी से जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोल रहा है और कोई अपनी कायराना हरकतों से जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल तोड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या इन दोनों का गुनाह एक सा नहीं? पत्थरबाजों से निपटने के लिए सरकार है, फिर आम कश्मीरियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का परमिट इन्हें कहां से मिल गया? टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच मानो ऑपरेशन टीपू चला रखा है। जी हां, अखिलेश राज की योजनाओं पर जिस तरह से तलवार लटक रही है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, लग तो यही रहा है कि मुख्यमंत्री साहब ऑपरेशन टीपू पे निकले हुए हैं। साइकिल ट्रैक तोड़वाए जा सकते हैं तो अब अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट की जांच का ऐलान भी योगी जी ने कर दिया है। कुर्सी पर बैठते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। एक के बाद एक अखिलेश सरकार की योजनाओं की जांच कराई जा रही है और अब योगी के ऑपरेशन टीपू में आ फंसा है अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट। सीएम योगी ने यूपी में 15,000 करोड़ की लागत से बन रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के 10 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की जांच के लिए सभी 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी भेजी जा चुकी है कि पिछले 18 महीने में हुए जमीन खरीद के हर मामले की जांच करें। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक्सप्रेसवे को लेकर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर अपना रुख सख्त किया है और इसकी जांच की बात की गई है। इसकी जांच की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यूपी के जिन 10 जिलों से होकर गुजरता है उनमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी,
फिरोजाबाद और आगरा शामिल हैं। इन जिलों के 232 गांव में लगभग 3500 हेक्टेयर जमीन 30,456 किसानों की सहमति से खरीदने का दावा किया गया था। संकल्प पत्र में 14 वर्ष के सपा बसपा के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का संकेत मिलेगा तो जांच कराएंगे, हम लोगों ने पहले भी कहा था और कुछ पता करवा रहे हैं। जहां जहां कुछ पता चलेगा जांच उसकी होगी। अखिलेश जिस एक्सप्रेसवे पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते थे, अब उसमें भ्रष्टाचार खोद कर निकालने की तैयारी है और ये पहली बार नहीं हुआ है। गोमती रिवर फ्रंट से लेकर अखिलेश के साइकिल ट्रैक, राशन कार्ड और स्मार्टफोन तक की योजनाओं पर योगी राज की गाज गिर चुकी है। नितिन उपाध्याय के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल तकरीबन 3 महीने का बचा हुआ है, लेकिन अगले महामहिम के लिए अभी से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई बताई जा रही है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारे जाने की अपील भी की है। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से इसी संदर्भ में मुलाकात की। इस मुलाकात को भी राष्ट्रपति चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में एनसीपी नेता शरद पवार का नाम विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयासों का दौर जमकर चल रहा है। विपक्षी एकता की कवायद राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ साल 2019 के आम चुनावों पर भी है, ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। जो टोटल अपोजिशन का एकता के साथ कोई एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, इसके लिए सब तरफ चर्चा चल रही है, मगर अभी बहुत समय है, तो इस पर कोई बहुत ऐसा कोई पहल नहीं है। तो अभी तो आपस में बातचीत चल रही है और ज़्यादा कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सबको बातचीत करके रास्ता निकाले। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वोट करते हैं। सभी सदस्यों के वोट का मूल्य होता है जो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10,93,654 वोट हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के 771 सांसदों के कुल 5,45,868 वोट हैं। 4,120 विधायकों के 5,47,786 वोट हैं। जीत के लिए 5,46,828 वोट चाहिए। एनडीए के सांसद और विधायकों का कुल वोट है 5,32,592, यानी एनडीए अभी जीत के लिए 14,236 वोट दूर है। सत्ता की हनक क्या होती है, इसका नजारा कर्नाटक में दिखा। सीएम सिद्धरामैया को काले झंडे क्या दिखाए गए, उनका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीएम साहब ने मंच पर ही एसपी को बुलाया, डांट लगाई। वहीं सीएम के कपड़ों पर गिरी कॉफी को विधायक जी साफ करते हुए नजर आए। अब ये वीआईपी कल्चर कैसे कम होगा, क्योंकि ये तो दिमाग में बैठा है ना। ये सत्ता की हनक है, ये सीएम का गुरूर है। तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या की है। पहली तस्वीर में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया एसपी साहब को मंच पर ही फटकार लगा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में सीएम के कपड़ों पर कॉफी क्या गिर गई, स्थानीय विधायक महोदय बीच मंच पर ही साफ करने लगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया मंड्या जिले में दौरे के लिए पहुंचे थे। इस दौरान तमाम पुलिसिया इंतजामों के बीच जब सीएम साहब का काफिला गुजरा तो उनका स्वागत काले झंडों से हुआ। रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दूसरे संगठनों ने भी सीएम के खिलाफ नारे लगाए और ज्ञापन सौंपे। लेकिन जब सीएम साहब मंच पर पहुंचे तो वहां भी उनकी अगवानी विरोध में हो रही नारेबाजी के साथ ही हुई। फिर क्या था, मौके पर मौजूद एसपी साहब को सीएम ने मंच पर ही खरी खोटी सुना दी, काले झंडे ना रोक पाने के लिए फटकार लगाई। बेचारे एसपी साहब चुपचाप सुनते रहे। इस दौरान सीएम सिद्धरामैया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं उसी मंच की दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। सीएम सिद्धरामैया के कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है। फिर क्या था, बगल में बैठे कांग्रेसी विधायक नरेंद्र स्वामी सीएम की आवा भगत में लग जाते हैं। विधायक जी सीएम के कपड़ों पर लगी कॉफी साफ करने लगते हैं। ये तस्वीरें सत्ता की हनक की बानगी है। जब खुले मंच पर यह आलम है तो बंद कमरों में पावर का नशा किस कदर हावी रहता होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो कार की बत्ती नहीं, दिमाग की बत्ती सही हो तब ये वीआईपी कल्चर खत्म होगा। बहरहाल 3 तलाक को खत्म करने की पहल के बीच रोजाना ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे एक ही झटके में सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कहीं बीच सड़क 3 तलाक दिया जा रहा है तो कहीं तेजाब डालने की धमकी दी जा रही है। देखिए जरा। 3 तलाक के दंश से मुस्लिम महिलाओं का पीछा छूटता नहीं दिख रहा। एक के बाद एक रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 3 तलाक के 2 मामले यूपी के अलीगढ़ से आए हैं, जहां एक शख्स ने बीच सड़क पर ही बीवी को तलाक दे दिया, तो दूसरे मामले में शौहर ने 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया और शिकायत करने पर तेजाब डालने की धमकी दी। अलीगढ़ में शौहर ने सड़क पर 3 बार तलाक बोलकर गर्भवती बीवी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। भागलपुर की रहने वाली फातिमा का निकाह अलीगढ़ के यामीन से 1 साल पहले हुआ था। निकाह के कुछ महीने बाद ही पति यामीन उसे परेशान करने लगा। आरोप लगाया गया है कि यामीन दूसरी शादी करना चाहता है। जा रहे थे काम पे, वो आ रहे थे पीछे से, मैं रोक के कह रहे हैं हम शादी करने जा रहे हैं, तो मैं 3 मरते कह के चले गए। 3 तलाक। क्या कह के गए थे? कह रहे थे तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं, 3 तलाक। 3 मरते बोल के चले गए, तुम्हें 3 तलाक। अभी तो इसको हुई है शादी, अभी 1 साल भी नहीं हुई है सही से। दोनों पक्षों को बुला करके इनकी बातचीत के माध्यम से समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है समझौता, तो संबंधित के खिलाफ तुरंत अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। वहीं यूपी के मेरठ में महिला को गर्म सरियों और सिगरेट से दागने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला किसी तरह जान बचाकर हापुड़ से मेरठ पहुंची। पीड़ित अमरीन के मुताबिक उसका शौहर जबरन तलाक देने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। गरम सरिया लेके मेरे सिर पर मारने को जब चढ़ा तो मैंने हाथ अड़ा लिया, तो मेरा हाथ जल चुके थे। फिर मैं जब भी ये हाथ गरम सरिये से जलाए हैं। उसके हाथ में बीड़ी पी रहे थे, धार जैसी बीड़ी दबा के लगाई, दफा न होने के निकलने की ना, और क्या तो मुझे तलाक दे देना तो छोड़। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 तलाक के मामले पर एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच निकाह के मामले में मुस्लिम पति को 3 तलाक का हक न देने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि उर्दू में निकाहनामा होने की वजह से लड़की को 3 तलाक और मुस्लिम लड़के के बहु विवाह के बारे में जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से याचिका खारिज कर दी। 3 तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 मई से सुनवाई करेगी। अलीगढ़ से प्रदीप और मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो नेशन में आज के लिए बस इतना ही।